हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम फीमा चैप्टर 1 के टॉपिक 21 से टॉपिक 30 को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 21, टॉपिक 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फीमा के अंडर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो फीमा के वायोलेशंस, जिसे हम कॉन्ट्रावेंशन कहते हैं, उनको सुनने और उन पर डिसीजन लेने का काम करती है। जब किसी पर्सन या कंपनी पर फीमा का वायोलेशन होता है तो केस सीधा क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाता। सबसे पहले केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है। इसी से ये क्लियर होता है कि फीमा एक सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट फीमा के प्रोविजंस के अंडर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अपॉइंट करती है। ये अथॉरिटी केस के सारे फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से एग्जामिन करती है। जिस पर्सन पर एलिगेशन होता है उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, मतलब अपना साइड रखने का फुल चांस मिलता है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि फीमा का वायोलेशन हुआ है तो वो पेनल्टी इंपोज करती है। पेनल्टी का अमाउंट डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज कितना इन्वॉल्व्ड है और वायोलेशन कितना सीरियस है। अगर वायोलेशन प्रूव नहीं होता तो केस क्लोज भी किया जा सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन का काम डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट करती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल होता है डिसीजन लेना और पेनल्टी लगाना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जैसे, फीमा में पहला डिसीजन कौन लेता है? पेनल्टी इंपोज करने का पावर किसके पास होता है? यहीं टॉपिक 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 22, अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। टॉपिक 22, अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। फीमा एक सिविल लॉ है और इसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए फीमा में अपील का प्रॉपर सिस्टम दिया गया है। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है और अगर कंसर्न्ड पर्सन उस ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं होता तो लॉ उस पर्सन को अपील फाइल करने का राइट देता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो पहला अपील फाइल होता है वो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास किया जाता है। ये फीमा के अंडर एक हायर अथॉरिटी होती है जो पहले ऑर्डर को रिव्यू करती है। अपील एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर फाइल करनी होती है। अगर टाइम लिमिट मिस हो जाए तो अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए टाइम लिमिट एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल डायरेक्टर अपील्स केस के फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रोविजन सबको ध्यान से एग्जामिन करता है। इस अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म करे, ऑर्डर को मॉडिफाई कर, ऑर्डर को सेट असाइड या कैंसिल करे। इस अपील सिस्टम का मैं पर्पस ये है कि किसी एक अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल ना हो। अगर पहले डिसीजन में कोई मिस्टेक हो तो उससे करेक्ट किया जा सके। यहां ये समझना जरूरी है कि स्पेशल डायरेक्टर अपील्स कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट करती है। स्पेशल डायरेक्टर अपील्स सिर्फ ऑर्डर का रिव्यू करता है। यहीं टॉपिक 22 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 23, एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। टॉपिक 23, एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फीमा के अंडर एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। जब कोई पर्सन स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं होता तब उसके पास एक और ऑप्शन होता है और वो है एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज में अपील फाइल करना। इस ट्राइब्यूनल का रोल होता है फीमा के प्रोविजंस को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना और इंश्योर करना कि जस्टिस हो। ये ट्रिब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब ये कोर्ट जैसे काम करती है, लेकिन स्पेशली फीमा के मैटर्स को हैंडल करती है। एपेलेट ट्रिब्यूनल केस के फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रोविजंस सबको ध्यान से एग्जामिन करती है। ये सिर्फ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज नहीं देखती बल्कि ये भी चेक करती है कि लॉ का सही एप्लीकेशन हुआ है या नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुए या नहीं। ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है कि वो लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म करे, ऑर्डर को मॉडिफाई करे, ऑर्डर को सेट असाइड या कैंसिल करे। ट्राइब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग होता है लोअर अथॉरिटीज पर। इसका मतलब है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को मानना होता है। फीमा के अपीलेट स्ट्रक्चर को समझना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे,
अपीलेट ट्रिब्यूनल का रोल क्या है, फीमा में सेकंड अपील कहाँ जाती है, यहीं टॉपिक 23 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 24 अपील टू हाई कोर्ट। टॉपिक से अपील टू हाई कोर्ट। फीमा के अपीलेट स्ट्रक्चर में हाई कोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक के कंडीशन होती है। जब अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज कोई ऑर्डर पास करती है और अगर कोई पार्टी उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होती, तब वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट फैक्ट्स दोबारा एग्जामिन नहीं करती। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन सही हुआ है या नहीं, कोई लीगल प्रिंसिपल गलत अप्लाई तो नहीं हुआ, ट्राइब्यूनल ने लॉ के स्कोप के अंदर डिसीजन लिया है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हाई कोर्ट ये नहीं देखेगी कि क्या हुआ, बल्कि ये देखेगी कि लॉ सही तरीके से लगाया गया या नहीं। अपील को प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना होता है। अगर टाइम लिमिट मिस हो जाए तो अपील रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए एग्जाम में टाइम लिमिट और क्वेश्चन ऑफ लॉ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन लोअर अथॉरिटीज के लिए बाइंडिंग होता है। इससे फेमा के लीगल इंटरप्रिटेशन में यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी आती है। यहीं टॉपिक 24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 22 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। टॉपिक 10 अपील टू हाई कोर्ट। फीमा के अपीलेट स्ट्रक्चर में हाई कोर्ट सबसे ऊपर का जुडिशियल फोरम होता है। जब अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज कोई फाइनल ऑर्डर पास करती है और अगर कोई पार्टी उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होती, तब वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट में अपील सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होती है। इसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट फैक्ट्स दोबारा एग्जामिन नहीं करती, एविडेंस दोबारा नहीं देखती, ये नहीं देखती कि किस पार्टी का केस स्ट्रांग था। हाई कोर्ट सिर्फ ये चेक करती है लॉ का इंटरप्रिटेशन सही हुआ या नहीं, फीमा के प्रोविजंस को सही तरीके से अप्लाई किया गया या नहीं, ट्राइब्यूनल ने लीगल मिस्टेक तो नहीं की। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हाई कोर्ट ये नहीं पूछती क्या हुआ, हाई कोर्ट ये पूछती है लॉ सही लगा या नहीं। अपील को प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना होता है। अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो जाए तो अपील रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए एग्जाम में टाइम लिमिट और क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन ट्राइब्यूनल पर बाइंडिंग होता है, लोअर अथॉरिटीज को फॉलो करना पड़ता है। इससे फीमा के लीगल इंटरप्रिटेशन में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आती है। यहीं टॉपिक 24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 25 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। टॉपिक 25 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसे हम नॉर्मली ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, फीमा के अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। ईडी का में काम होता है फीमा के वायोलेशंस को इन्वेस्टिगेट करना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईडी पेनल्टी इंपोज नहीं करती। ईडी का रोल होता है फीमा के कॉन्ट्रावेंशंस को डिटेक्ट करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना, केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करना। मतलब ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, न कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अगर किसी पर्सन या कंपनी पर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इलीगल एक्टिविटी का डाउट होता है, जैसे अनऑथोराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स रूल्स के अगेंस्ट फॉरेन ट्रांजैक्शंस, फीमा प्रोविजंस का वायोलेशन टू ईडी उस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है, सर्च और सीजर भी कर सकती है लॉ के अकॉर्डिंग। ईडी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देती है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि वायोलेशन हुआ है या नहीं और पेनल्टी लगानी है या नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखो, ईडी इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डिसीजन एंड पेनल्टी। फीमा एक सिविल लॉ है, इसलिए ईडी का फोकस पनिशमेंट नहीं बल्कि कंप्लायंस और रेगुलेशन पर होता है। यहीं टॉपिक 25 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 20 पावर टू सर्च एंड सीजर। टॉपिक का पावर टू सर्च एंड सीजर। फीमा के अंडर पावर टू सर्च एंड सीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनफोर्समेंट पावर है जो अथॉरिटीज को दी गई है। इस पावर का में पर्पस है फीमा के वायोलेशंस का एविडेंस कलेक्ट करना, न कि किसी को डायरेक्टली पनिश करना। जब डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट या ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगता है कि
कोई पर्सन फीमा का वायोलेशन कर रहा है कि इलीगल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स हो रही हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स छुपाए जा रहे हैं, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है। सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है किसी प्लेस, ऑफिस, बिजनेस प्रेमिसेस या रेजिडेंस की चेकिंग करना, ताकि फीमा वायोलेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या एसेट्स मिल सकें। सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, फॉरेन करेंसी या अदर एविडेंस को अपने कंट्रोल में लेना, ताकि उनका मिसयूज ना हो और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सके। ये पावर अनलिमिटेड नहीं होती। फीमा में क्लियर रूल्स और सेफगार्ड्स दिए गए हैं। सर्च सिर्फ ऑथराइज्ड ऑफिसर ही कर सकता है। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी होता है। आर्बिट्रेरी या इलीगल सर्च अलाउड नहीं होती। इस पावर का यूज सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट के लिए होता है। सर्च और सीजर का ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना होता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, ट्रूथ प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो, फीमा के प्रोविजंस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके। ये भी याद रखो कि सर्च और सीजर का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन गिल्टी ही है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। यहीं टॉपिक 26 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 10, पावर टू अरेस्ट। टॉपिक डेकेल, पावर टू अरेस्ट। फीमा एक सिविल लॉ है, इसलिए नॉर्मली इसमें अरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल और सीरियस केसेस में फीमा एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को अरेस्ट करने का पावर दिया गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अरेस्ट फीमा का जनरल रूल नहीं है, बल्कि एक एक्सेप्शन है। अरेस्ट तभी किया जाता है जब वायलेशन बहुत सीरियस हो, पर्सन इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट न कर रहा हो, एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का रिस्क हो, फॉरेन एक्सचेंज की लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व्ड हो। अरेस्ट का पावर मेनली डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के पास होता है, लेकिन ये पावर प्रॉपर प्रोसीजर और सेफ गार्ड्स के साथ ही यूज की जा सकती है। फीमा में अरेस्ट का पर्पस पनिशमेंट देना नहीं होता सही, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को इफेक्टिव बनाना, पर्सन की प्रेजेंस इंश्योर करना, एविडेंस के मिसयूज को रोकना। अरेस्ट के बाद पर्सन को लीगल राइट्स दिए जाते हैं, जैसे अरेस्ट के रीजन बताना, लीगल रेमेडीज अवेलेबल होना, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस करना। ये भी याद रखो कि फीमा क्रिमिनल लॉ जैसा नहीं है, इसलिए हर वायोलेशन में अरेस्ट नहीं होता। सिर्फ सीरियस और एक्सेप्शनल केसेस में ही अरेस्ट किया जाता है। यहीं टॉपिक 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 28, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। टॉपिक डेट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फीमा के अंडर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फीमा एक सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं। इसी वजह से फीमा में कंपाउंडिंग का ऑप्शन दिया गया है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है फीमा के वायोलेशन को एक्सेप्ट करके पेनल्टी पे करना और केस को सेटल कर देना बिना लंबी लीगल प्रोसेस के। मतलब अगर किसी पर्सन या कंपनी से फीमा का वायोलेशन हो जाता है, तो हर बार कोर्ट केस, लॉन्ग एजुडिकेशन, रिपीटेड हियरिंग्स जरूरी नहीं होती। लॉ उन्हें चांस देता है कि वो कंपाउंडिंग के थ्रू मैटर क्लोज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का पर्पस क्या है? फीमा केसेस को जल्दी रिजॉल्व करना, अथॉरिटीज और कोर्ट्स पर वर्कलोड कम करना, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को कंप्लायंस के लिए इनकरेज करना। इससे अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड होती है और फॉरेन एक्सचेंज लॉज का स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होता है। कंपाउंडिंग कौन करता है? फीमा के अंडर कंपाउंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के थ्रू की जाती है, डिपेंडिंग ऑन वायोलेशन का नेचर। एप्लीकेंट वॉलंटरीली अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता है, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल करता है, प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी पे करता है। कंपाउंडिंग के फायदे, कंपाउंडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। केस जल्दी क्लोज हो जाता है, बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब नहीं होते, रेपुटेशन डैमेज कम होता है, लीगल कॉस्ट और टाइम दोनों बचते हैं। ये भी याद रखो कि कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि वायोलेशन छोटा था। कंपाउंडिंग सिर्फ एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है, पनिशमेंट नहीं। यहीं टॉपिक 28 कंप्लीट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम फीमा चैप्टर 1 के टॉपिक 21 से टॉपिक 30 को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 21, टॉपिक 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फीमा के अंडर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो फीमा के वायोलेशंस, जिसे हम कॉन्ट्रावेंशन कहते हैं, उनको सुनने और उन पर डिसीजन लेने का काम करती है।
जब किसी पर्सन या कंपनी पर फीमा का वायोलेशन होता है तो केस सीधा क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाता। सबसे पहले केस एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है। इसी से ये क्लियर होता है कि फीमा एक सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट फीमा के प्रोविजंस के अंडर एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अपॉइंट करती है। ये अथॉरिटी केस के सारे फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से एग्जामिन करती है। जिस पर्सन पर एलिगेशन होता है उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, मतलब अपना साइड रखने का फुल चांस मिलता है। अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि फीमा का वायोलेशन हुआ है तो वो पेनल्टी इंपोज करती है। पेनल्टी का अमाउंट डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज कितना इन्वॉल्व्ड है और वायोलेशन कितना सीरियस है। अगर वायोलेशन प्रूव नहीं होता तो केस क्लोज भी किया जा सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन का काम डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट करती है। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल होता है डिसीजन लेना और पेनल्टी लगाना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जैसे फीमा में पहला डिसीजन कौन लेता है, पेनल्टी इंपोज करने का पावर किसके पास होता है। यहीं टॉपिक 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 22 अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। टॉपिक 22 अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। फीमा एक सिविल लॉ है और इसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए फीमा में अपील का प्रॉपर सिस्टम दिया गया है। जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है और अगर कंसर्न्ड पर्सन उस ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं होता तो लॉ उस पर्सन को अपील फाइल करने का राइट देता है। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो पहला अपील फाइल होता है वो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास किया जाता है। ये फीमा के अंडर एक हायर अथॉरिटी होती है जो पहले ऑर्डर को रिव्यू करती है। अपील एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर फाइल करनी होती है। अगर टाइम लिमिट मिस हो जाए तो अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए टाइम लिमिट एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल डायरेक्टर अपील्स केस के फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रोविजन सबको ध्यान से एग्जामिन करता है। इस अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म करे, ऑर्डर को मॉडिफाई कर, ऑर्डर को सेट असाइड या कैंसिल करे। इस अपील सिस्टम का में पर्पस ये है कि किसी एक अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल ना हो। अगर पहले डिसीजन में कोई मिस्टेक हो तो उससे करेक्ट किया जा सके। यहां ये समझना जरूरी है कि स्पेशल डायरेक्टर अपील्स कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट करती है। स्पेशल डायरेक्टर अपील्स सिर्फ ऑर्डर का रिव्यू करता है। यहीं टॉपिक 22 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 23 एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। टॉपिक 23 एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फीमा के अंडर एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। जब कोई पर्सन स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं होता तब उसके पास एक और ऑप्शन होता है और वो है एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज में अपील फाइल करना। इस ट्राइब्यूनल का रोल होता है फीमा के प्रोविजंस को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना और इंश्योर करना कि जस्टिस हो। ये ट्रिब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब ये कोर्ट जैसे काम करती है लेकिन स्पेशली फीमा के मैटर्स को हैंडल करती है। एपेलेट ट्रिब्यूनल केस के फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रोविजंस सबको ध्यान से एग्जामिन करती है। ये सिर्फ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज नहीं देखती बल्कि ये भी चेक करती है कि लॉ का सही एप्लीकेशन हुआ है या नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुए या नहीं। ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है कि वो लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म करे, ऑर्डर को मॉडिफाई करे, ऑर्डर को सेट असाइड या कैंसिल करे। ट्राइब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग होता है लोअर अथॉरिटीज पर। इसका मतलब है कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को मानना होता है। फीमा के अपेलेट स्ट्रक्चर को समझना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर, अपील्स, अपेलेट ट्रिब्यूनल। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे अपेलेट ट्रिब्यूनल का रोल क्या है, फीमा में सेकंड अपील कहां जाती है। यहीं टॉपिक 23 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 24 अपील टू हाई कोर्ट। टॉपिक से अपील टू हाई कोर्ट। फीमा के एपेलेट स्ट्रक्चर में हाई कोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यहां एक के कंडीशन होती है। जब एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज कोई ऑर्डर पास करती है और अगर कोई पार्टी उस ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं होती तब वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है।
लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट फैक्ट्स दोबारा एग्जामिन नहीं करती। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन सही हुआ है या नहीं, कोई लीगल प्रिंसिपल गलत अप्लाई तो नहीं हुआ, ट्राइब्यूनल ने लॉ के स्कोप के अंदर डिसीजन लिया है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हाई कोर्ट ये नहीं देखेगी कि क्या हुआ, बल्कि ये देखेगी कि लॉ सही तरीके से लगाया गया या नहीं। अपील को प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना होता है। अगर टाइम लिमिट मिस हो जाए तो अपील रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए एग्जाम में टाइम लिमिट और क्वेश्चन ऑफ लॉ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन लोअर अथॉरिटीज के लिए बाइंडिंग होता है। इससे फेमा के लीगल इंटरप्रिटेशन में यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी आती है। यहीं टॉपिक 24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 22 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। टॉपिक 10 अपील टू हाई कोर्ट। फीमा के अपेलेट स्ट्रक्चर में हाई कोर्ट सबसे ऊपर का जुडिशियल फोरम होता है। जब अपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज कोई फाइनल ऑर्डर पास करती है और अगर कोई पार्टी उस ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं होती, तब वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट में अपील सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होती है। इसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट फैक्ट्स दोबारा एग्जामिन नहीं करती, एविडेंस दोबारा नहीं देखती, ये नहीं देखती कि किस पार्टी का केस स्ट्रांग था। हाई कोर्ट सिर्फ ये चेक करती है लॉ का इंटरप्रिटेशन सही हुआ या नहीं, फीमा के प्रोविजंस को सही तरीके से अप्लाई किया गया या नहीं, ट्राइब्यूनल ने लीगल मिस्टेक तो नहीं की। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हाई कोर्ट ये नहीं पूछती क्या हुआ, हाई कोर्ट ये पूछती है लॉ सही लगा या नहीं। अपील को प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना होता है। अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो जाए तो अपील रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए एग्जाम में टाइम लिमिट और क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन ट्राइब्यूनल पर बाइंडिंग होता है, लोअर अथॉरिटीज को फॉलो करना पड़ता है। इससे फीमा के लीगल इंटरप्रिटेशन में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आती है। यहीं टॉपिक 24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 25 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। टॉपिक 25 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसे हम नॉर्मली ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, फीमा के अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। ईडी का में काम होता है फीमा के वायोलेशंस को इन्वेस्टिगेट करना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईडी पेनल्टी इंपोज नहीं करती। ईडी का रोल होता है फीमा के कॉन्ट्रावेंशंस को डिटेक्ट करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना, केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करना। मतलब ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, न कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अगर किसी पर्सन या कंपनी पर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इलीगल एक्टिविटी का डाउट होता है, जैसे अनऑथोराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स रूल्स के अगेंस्ट फॉरेन ट्रांजैक्शंस, फीमा प्रोविजंस का वायोलेशन टू ईडी उस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है, सर्च और सीजर भी कर सकती है लॉ के अकॉर्डिंग। ईडी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देती है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि वायोलेशन हुआ है या नहीं और पेनल्टी लगानी है या नहीं। यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखो, ईडी इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डिसीजन एंड पेनल्टी। फीमा एक सिविल लॉ है, इसलिए ईडी का फोकस पनिशमेंट नहीं बल्कि कंप्लायंस और रेगुलेशन पर होता है। यहीं टॉपिक 25 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 20 पावर टू सर्च एंड सीजर। टॉपिक का पावर टू सर्च एंड सीजर। फीमा के अंडर पावर टू सर्च एंड सीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनफोर्समेंट पावर है जो अथॉरिटीज को दी गई है। इस पावर का में पर्पस है फीमा के वायोलेशंस का एविडेंस कलेक्ट करना, न कि किसी को डायरेक्टली पनिश करना। जब डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट या ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन फीमा का वायोलेशन कर रहा है, कि इलीगल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स हो रही हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स छुपाए जा रहे हैं, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है। सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है किसी प्लेस, ऑफिस, बिजनेस प्रेमिसेस या रेजिडेंस की चेकिंग करना, ताकि फीमा वायोलेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या एसेट्स मिल सकें। सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, फॉरेन करेंसी या अदर एविडेंस को अपने कंट्रोल में लेना, ताकि उनका मिसयूज ना हो और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सके।
ये पावर अनलिमिटेड नहीं होती। फीमा में क्लियर रूल्स और सेफगार्ड्स दिए गए हैं। सर्च सिर्फ ऑथराइज्ड ऑफिसर ही कर सकता है। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी होता है। आर्बिट्रेरी या इलीगल सर्च अलाउड नहीं होती। इस पावर का यूज सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट के लिए होता है। सर्च और सीजर का ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना होता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, ट्रूथ प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो, फीमा के प्रोविजंस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके। ये भी याद रखो कि सर्च और सीजर का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन गिल्टी ही है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। यहीं टॉपिक 26 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 10 पावर टू अरेस्ट। टॉपिक डेकेल पावर टू अरेस्ट। फीमा एक सिविल लॉ है, इसलिए नॉर्मली इसमें अरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल और सीरियस केसेस में फीमा एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को अरेस्ट करने का पावर दिया गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अरेस्ट फीमा का जनरल रूल नहीं है, बल्कि एक एक्सेप्शन है। अरेस्ट तभी किया जाता है जब वायलेशन बहुत सीरियस हो, पर्सन इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट न कर रहा हो, एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का रिस्क हो, फॉरेन एक्सचेंज की लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व्ड हो। अरेस्ट का पावर मेनली डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के पास होता है, लेकिन ये पावर प्रॉपर प्रोसीजर और सेफ गार्ड्स के साथ ही यूज की जा सकती है। फीमा में अरेस्ट का पर्पस पनिशमेंट देना नहीं होता सही, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को इफेक्टिव बनाना, पर्सन की प्रेजेंस इंश्योर करना, एविडेंस के मिसयूज को रोकना। अरेस्ट के बाद पर्सन को लीगल राइट्स दिए जाते हैं, जैसे अरेस्ट के रीजन बताना, लीगल रेमेडीज अवेलेबल होना, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस करना। ये भी याद रखो कि फीमा क्रिमिनल लॉ जैसा नहीं है, इसलिए हर वायोलेशन में अरेस्ट नहीं होता, सिर्फ सीरियस और एक्सेप्शनल केसेस में ही अरेस्ट किया जाता है। यहीं टॉपिक 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 28 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। टॉपिक 8 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फीमा के अंडर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फीमा एक सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं। इसी वजह से फीमा में कंपाउंडिंग का ऑप्शन दिया गया है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है फीमा के वायोलेशन को एक्सेप्ट करके पेनल्टी पे करना और केस को सेटल कर देना बिना लंबी लीगल प्रोसेस के। मतलब अगर किसी पर्सन या कंपनी से फीमा का वायोलेशन हो जाता है तो हर बार कोर्ट केस, लॉन्ग एजुडिकेशन, रिपीटेड हियरिंग्स जरूरी नहीं होती। लॉ उन्हें चांस देता है कि वो कंपाउंडिंग के थ्रू मैटर क्लोज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का पर्पस क्या है? फीमा केसेस को जल्दी रिजॉल्व करना, अथॉरिटीज और कोर्ट्स पर वर्कलोड कम करना, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को कंप्लायंस के लिए इनकरेज करना। इससे अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड होती है और फॉरेन एक्सचेंज लॉस का स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होता है। कंपाउंडिंग कौन करता है? फीमा के अंडर कंपाउंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के थ्रू की जाती है, डिपेंडिंग ऑन वायोलेशन का नेचर। एप्लीकेंट वॉलंटरीली अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता है, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल करता है, प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी पे करता है। कंपाउंडिंग के फायदे। कंपाउंडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। केस जल्दी क्लोज हो जाता है, बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब नहीं होते, रेपुटेशन डैमेज कम होता है, लीगल कॉस्ट और टाइम दोनों बचते हैं। ये भी याद रखो कि कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि वायोलेशन छोटा था। कंपाउंडिंग सिर्फ एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है, पनिशमेंट नहीं। यहीं टॉपिक 28 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 29 पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टॉपिक 20 पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फीमा के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आरबीआई फीमा का ऑपरेशनल बैकबोन है। लॉ बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल आरबीआई करता है। आरबीआई को फीमा के अंडर कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं? सबसे पहले आरबीआई को पावर दी गई है कि वो रेगुलेशंस, डायरेक्शंस और सर्कुलर्स इशू करे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करे, ऑथराइज्ड पर्सन्स, बैंक्स, मनी चेंजर्स एक्सेट्रा को ऑथराइज करे। मतलब कोई भी पर्सन डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज डील नहीं कर सकता। सिर्फ वही एंटिटीज फॉरेन एक्सचेंज हैंडल कर सकती हैं जो आरबीआई से ऑथराइज्ड होती हैं। आरबीआई का ऑपरेशनल कंट्रोल। आरबीआई का ऑपरेशनल कंट्रोल इन एरियाज में होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पेमेंट्स, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन ट्रैवल अलाउंस, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस अब्रॉड, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि
फॉरेन एक्सचेंज का मिसयूज ना हो, ट्रांजैक्शंस एफीमा के रूल्स के अकॉर्डिंग हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग हो। आरबीआई की परमिशन और अप्रूवल्स। कई फीमा ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई की प्रायर परमिशन चाहिए होती है, स्पेशली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, सर्टेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग और लेंडिंग अब्रॉड। आरबीआई जेन्युइन केसेस में रिलैक्सेशन देता है, टाइम एक्सटेंशन अलाउ करता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करता है। आरबीआई का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ऑर्डरली तरीके से डेवलप और मेंटेन करना, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, बिजनेस और ट्रेड को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट न करना। इसलिए आरबीआई का अप्रोच फीमा में रेगुलेटरी प्लस फैसिलिटेटिव होता है। यही टॉपिक 29 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 30, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। टॉपिक 30, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फीमा के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सेंट्रल गवर्नमेंट फीमा की पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी होती है। मतलब पॉलिसी बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इम्प्लीमेंटेशन आरबीआई करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की में पावर्स फीमा के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रूल्स बनाए, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड होंगे, ये डिसाइड करे। फीमा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स नोटिफाई करे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बोरोइंग, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, इन ऐसे पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट और आरबीआई का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओन सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है, रूल्स नोटिफाई करती है। आरबीआई अन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, डायरेक्शंस और सर्कुलर्स इश्यू करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अलाउ होगा डिसाइड करती है और आरबीआई कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये डिसाइड करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंज का मिसयूज रोकना, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना। इसलिए गवर्नमेंट का अप्रोच फीमा में रेगुलेटरी प्लस बैलेंस्ड होता है, न ज्यादा स्ट्रिक्ट न बिल्कुल लूज। यहीं टॉपिक 30 कंप्लीट होता है और ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था। तो दोस्तों यहीं पर फीमा चैप्टर 1 के टॉपिक 21 से टॉपिक 30 कंप्लीट होते हैं। ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था। अगर आप टॉपिक 31 से आगे पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।